Hello everyone and welcome back to the lecture series of organizational behavior. In this section of video, we are going to cover fundamental concept of organizational behavior. So, let's proceed the lecture. There are two fundamental concepts of organizational behavior such as the nature of people and the nature of organization. तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम टू पार्ट्स की स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज नेचर ऑफ पीपल, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. एंड द सेकेंड पार्ट इज नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो जब हम पीपल की बात करते हैं इसका मतलब हम एक इंडिविजुअल ह्यूमन की यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो एक इंडिविजुअल ह्यूमन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है. मतलब हम यहाँ बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस की. सेकंड, परसेप्शन. तो हर एक इंडिविजुअल का परसेप्शन भी अलग है. अ होल पर्सन, मतलब हम केवल एक स्किल को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट नहीं करते, हम एक होल पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करते हैं जिसमें उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ आ जाती हैं. नेक्स्ट इज मोटिवेटेड बिहेवियर. तो हर एक इंडिविजुअल का मोटिवेशन एक दूसरे से अलग है. डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट, हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहता है. एंड द लास्ट वन इज़ वैल्यूज़ ऑफ द पर्सन. तो हर एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी एक दूसरे से अलग होती हैं. तो ये तो बात थी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल या ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं उनकी. सेकेंड पार्ट है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम में आता है. तो हम यहाँ पे बात करेंगे सोशल सिस्टम की. म्यूचुअल सिस्टम. म्यूचुअल सिस्टम मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंडिविजुअल एक साथ मिल के काम करता है. मतलब यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक साथ मिल के काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए. एंड द थर्ड वन इज़ इथिक्स. तो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज़ को रिटेन रखने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ को इथिकली ट्रीट करना होता है. मतलब जो भी इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं उन कोड ऑफ कंडक्ट को हमें ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई भी करना होता है, जिसके लिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को इथिकल ट्रेनिंग्स में हम भेजते हैं. जो भी नोटेबल एम्प्लॉयज़ होते हैं जो इथिकल बिहेवियर शो करते हैं उन्हें हमें रिवॉर्ड भी देना पड़ता है ताकि इन प्रैक्टिसेस को हम ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर पाएँ. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, विच इज़ द नेचर ऑफ पीपल. देयर आर 6 कॉन्सेप्ट अबाउट द नेचर ऑफ पीपल. द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिफरेंस. ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडिविजुअली डिफरेंट. तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है. द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज सपोर्टेड बाय साइंस. अगर हम साइंस को भी उठा के देख लें तो भी हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है. क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का डीएनए प्रोफाइल एक दूसरे से अलग होता है. अ पर्सन इज डिफरेंट इन मिलियंस ऑफ वेज. फॉर एग्जाम्पल, ईच पर्सन's डीएनए प्रोफाइल इज डिफरेंट ओरिजिनली. The idea of individual difference comes from psychology from the day of birth. Each person is unique, so management can motivate employees by different ways. तो अगर हम एक इंडिविजुअल को बर्थ से ही अगर देखें तो हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है. हर एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी एक दूसरे से अलग होती है. हर एक इंडिविजुअल का परसेप्शन एक दूसरे से अलग होता है. इसीलिए हम मैनेजमेंट में हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए हम अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करते हैं क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है. मैनेजमेंट शुड कंसीडर केयरफुली द लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. इसीलिए मैनेजमेंट को लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है. द लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस सेज everyone has different strength and weakness which need to be taken into consideration for the training program. तो लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कहता है कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है. हर एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेस एक दूसरे से अलग होती हैं.
और इनका हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो हर एक इंडिविजुअल के लिए फिट बैठता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम केवल वैल्यूज़ को ही कंसिडर करते हुए चले तो हर एक इंडिविजुअल की वैल्यूज़ भी एक दूसरे से अलग होती हैं। तो मैनेजमेंट को ध्यान में रखना होता है कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, इसीलिए हर एक इंडिविजुअल का मोटिवेशनल लेवल भी एक दूसरे से अलग होता है। तो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की स्टडी करते हैं तो हम उनको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। द सेकेंड वन इज़ परसेप्शन। People look at the world and see things differently. Two people may view the same object in two different ways. तो हर एक इंडिविजुअल का परसेप्शन भी एक दूसरे से अलग होता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें तो हर एक इंडिविजुअल अलग अलग सिचुएशन को, अलग अलग चीज़ों को अपनी नज़रिए से अलग तरीके से देखता है। Employees see their work differently for a variety of reasons. They may differ in their personalities, needs, demographic factor like age, gender, income, marital status, past experience and so on. Management learns to guide their employees who have perceptual difference. तो हर एक एम्प्लॉई अपने काम को भी अलग अलग तरीके से देखता है जिसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि उनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से अलग है, उनकी नीड्स एक दूसरे से अलग हैं, उनका डेमोग्राफिक फैक्टर फॉर एग्जांपल उनकी एज, जेंडर, इनकम, मैरिटल स्टेटस, पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब एक दूसरे से अलग है। फॉर एग्जांपल जो भी यंग एज के एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करते हैं क्योंकि वो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। वहीं अगर हम ओल्ड एज एम्प्लॉयज़ को देख लें तो वो ज़्यादा मोटिवेशन के साथ वहाँ पे काम नहीं करते क्योंकि वो मैक्सिमम चीज़ें रीच कर चुके होते हैं। इसी तरह जेंडर के बेसिस पे भी जो वुमेन्स हैं वो वर्क को अलग तरीके से देखती हैं और वहीं मेंस वर्क को अलग तरीके से देखते हैं। इसी तरह इनकम भी, अगर किसी की लो इनकम है तो हो सकता है वो लो मोटिवेशन के साथ काम करे और वहीं अगर किसी की हायर इनकम है तो वो ज़्यादा मोटिवेशन के साथ वहाँ पे काम कर सकता है। यही डिफरेंस देखा जाता है उन इंडिविजुअल के साथ जो मैरिड हैं और जो अभी मैरिड नहीं हैं या अनमैरिड हैं। तो ये दोनों ग्रुप्स भी वर्क को अलग तरीके से लेते हैं। इसी तरह कई सारे एस्पेक्ट्स के बेसिस पे हर एक इंडिविजुअल वर्क को अलग तरीके से देखता है, जिसको हम बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का परसेप्शन वर्क के टुवर्ड अलग होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो अपने उन एम्प्लॉयज़ को हमेशा गाइडेंस प्रोवाइड करता है जिनका परसेप्चुअल डिफरेंस अपने वर्क के टुवर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं होता। द नेक्स्ट वन इज़ अ होल पर्सन। Some organization may wish that they could employ only a person's skill or brain. They forget that they actually employ a whole person rather than certain characteristic. Skills does not exist apart from background or knowledge. Home life is not totally separated from their work life. Similarly, emotional conditions are not separate from the physical condition. People work as total human beings. तो कई बार ऑर्गेनाइजेशंस ये सोच बैठती हैं कि वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के स्किल या ब्रेन को ही एम्प्लॉय कर रहे हैं और वो ये भूल जाती हैं कि वो केवल उनके स्किल्स या उनके ब्रेन को एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, वो होल पर्सन को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो होल पर्सन में आ जाता है एक इंडिविजुअल की स्किल, उनका ब्रेन, उनका बैकग्राउंड, उनका नॉलेज, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी वर्क लाइफ। और इसी तरह हर एक इंडिविजुअल की जो इमोशनल कंडीशंस हैं वो भी उनकी फिजिकल कंडीशन से अलग नहीं होती। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में केवल पर्टिकुलर स्किल को नहीं रिक्रूट कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में एक होल ह्यूमन बीइंग को रिक्रूट कर रहे हैं। मैनेजमेंट नीड्स टू केयर अबाउट द होल पर्सन. अथॉरिटी शुड रिकॉग्नाइज देम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ फर्म. इफ द होल पर्सन कैन बी इम्प्रूव्ड, द ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेनिफिटेड. तो मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा और इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम पर्टिकुलर स्किल का रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे, हम एज अ होल पर्सन एक इंडिविजुअल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर रहे हैं। तो अगर हम होल पर्सन में अगर हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट मिलेगा।
इसीलिए हर एक इंडिविजुअल को इनसाइड और आउटसाइड ऑफ फर्म की नज़रिए से हमें देखना होता है। द नेक्स्ट फैक्टर इज मोटिवेशनल बिहेवियर. Motivation is essential to the operation of organization. An organization with sophisticated technology and equipment cannot work if the human resources are not motivated and guided properly. So, the authority should inspire or motivate the human resource by providing different kinds of facilities. तो ऑर्गेनाइजेशन में हम कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स का यूज़ कर लें अपने वर्क प्लेस में, उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कभी भी इंक्रीज़ नहीं हो पाती जब तक कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेटिव लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स ही मोटिवेटेड नहीं है या हम उनको एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी, कितने भी अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज़ हम क्यों ना कर लें। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी हमेशा ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, और अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करना है तो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी होगी। तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स मोटिवेटेड हैं तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी को या सक्सेस को अचीव कर पाएगा। द नेक्स्ट फैक्टर इज डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट. Today, many employees are actively seeking opportunity at work to become involved in relevant decisions. They want to make a contribution to their talents and ideas for the organization. So, organization need to provide opportunity for their meaningful improvement. तो आज के टाइम पे हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में उनकी आइडियाज़, उनकी क्रिएटिविटीज़ को भी हम इन्वॉल्व करें, क्योंकि जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले ओल्ड इकोनॉमी हुआ करती थी बट अब न्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं जिसको हम बोलते हैं नॉलेज इकोनॉमी। तो नॉलेज इकोनॉमी में हर एक इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाता है, दैट इज़ दे सीक अपॉर्चुनिटीज़। तो हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे चाहता है कि जो उनका टैलेंट है, उनके आइडिया है, उनकी क्रिएटिविटी है, उनको मैनेजमेंट अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करें। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए अगर वो मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना चाहते हैं तो। एंड द लास्ट फैक्टर अंडर नेचर ऑफ पीपल इज वैल्यू ऑफ द पर्सन. People deserve to be treated differently from other factors of production. For example, land, capital, and technology. They want to be valued for their skills and abilities. Organization should provide opportunities to the workers to develop themselves. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल हैं या जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो अपने आप को इन फैक्टर्स से अलग ट्रीट करना चाहता है। वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो हमें ऑर्गेनाइजेशन के लैंड, कैपिटल और टेक्नोलॉजी की तरह ट्रीट ना करे। वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट टीम है वो उनके स्किल को भी वैल्यू दे, उनकी एबिलिटीज़ की रिस्पेक्ट करे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि वो अपनी स्किल्स में, अपनी एबिलिटीज़ में फर्दर और डेवलपमेंट लेके आएँ। तो पहले के जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे वो ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स की तरह ट्रीट किया करते थे, बट जो रिसोर्सेज होते हैं उनमें डेप्रिशिएशन कॉस्ट भी लगती है, मतलब धीरे धीरे उनकी वैल्यू डिक्रीज करने लगती है, डेप्रिशिएट करने लगती है। तो ह्यूमन की वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में डेप्रिशिएट ना हो इसलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, वो है ह्यूमन कैपिटल का। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि स्किल्स एक टाइम के बाद ऑब्सोल्यूट होती जाती हैं, बेकार होती जाती हैं। तो ह्यूमन जो है वो रिसोर्स ना बने, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ना लगे, इसलिए मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन स्किल्स के ऊपर और टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की क्लासेस हमें देनी होती हैं ताकि जो उनकी स्किल्स हैं वो ऑब्सोल्यूट ना बने और हमारे जो ह्यूमन्स हैं वो रिसोर्स ना बन के रह जाएं, हम अपने ह्यूमन्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकें। द सेकेंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर 3 key concepts about the nature of organization, which is social system, mutual system, and ethics system. The first one is social system. Organization are social system.
people have psychological need, they also have social roles and status. Their behavior is influenced by their group as well as by their individual drives. Two types of social system exist in organization. One is formal or official and the other one is informal. Social systems are interdependent and each part is subject to influence by other. Everything is related to everything else. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक सोशल सिस्टम है. तो ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिस्टम क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमंस हैं वो काम करते हैं. और ह्यूमंस क्या है? ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स. और जो भी इंडिविजुअल एक सोसाइटी में रहते हैं वो अपनी नीड्स को एक दूसरे से ही फुलफिल कर पाते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही सिस्टम एक साथ प्रेजेंट होते हैं. तो हर एक इंडिविजुअल के कुछ सोशल रोल्स और स्टेटस होते हैं और हर एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो जिस ग्रुप में रहते हैं उस ग्रुप से इन्फ्लुएंस होता है. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल यानी कि ऑफिशियल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है और उसी के साथ इनफॉर्मल मतलब अनऑफिशियल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है. और ये दोनों ही सिस्टम मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दोनों ही सिस्टम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. इसीलिए फॉर्मल सिस्टम और इनफॉर्मल सिस्टम दोनों ही एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं. मतलब अगर हम कोई भी चेंजेस अपने फॉर्मल सिस्टम में करते हैं तो उसका असर इनफॉर्मल में आएगा और इनफॉर्मल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका इफेक्ट जो है फॉर्मल सिस्टम में देखने को मिलता है. द आइडिया ऑफ सोशल सिस्टम प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर analyzing organizational behavior issue. It helps and makes organization behavior problem understandable and manageable. तो इन सोशल सिस्टम के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रेमवर्क मिलता है जिसके थ्रू वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को अच्छे से समझ पाते हैं या किस तरीके के इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं उसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है सोशल सिस्टम के थ्रू. तो इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम और अच्छी तरीके से समझ पाते हैं. किस तरीके की प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हैं उनको हम समझ पाते हैं एंड फर्दर इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको भी हम समझ पाते हैं. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज म्यूचुअल सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन नीड्स पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ ह्यूमन पर्पस. They are formed and maintained on the basis of some mutuality of interest among their participants. Managers needs employees to help them reach organizational objectives. Mutual interests provide a supportive goal that can be attained only through the integrated efforts. तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है मतलब हमें पीपल की ज़रूरत होती है. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का एक ह्यूमन पर्पस होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन या मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स के बीच में. तो म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल क्यों आए हैं? पैसा कमाने के लिए और उसके थ्रू उनकी पर्सनल लाइफ रन करती है. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी पर्पस क्या है? प्रॉफिट्स को मीट आउट करना. और अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उस टारगेट को मीट आउट करते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर सकता है. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की और ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं इन दोनों का एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है. और वो म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन से अर्न कर पाएँ. तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को हेल्प करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कर पाएँ ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इजीली अटेन किए जा सकें. तो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ या मैनेजर और एम्प्लॉयज़ का जो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट है कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन करना है. इस म्यूचुअल गोल को हम तभी अटेन कर पाएंगे अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे. तो यहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉयज़ दोनों का ही एक इंटीग्रेटेड एफर्ट होता है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल सिस्टम. द लास्ट कॉन्सेप्ट अंडर दिस इज इथिक्स सिस्टम. इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट
and retain valuable or experienced employee, ethical treatment is necessary. This is very important that organization must ensure a higher standard of ethical performance. Companies have established code of conduct, statements of ethical values, provided ethics training, rewarded employees for notable ethical behavior and so on. तो अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखना चाहते हैं या वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में रोक के रखना चाहते हैं, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमें एथिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा और उनको एक एथिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. तो इन एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखने के लिए या रोक के रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हायर स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल परफॉर्मेंस शो करती है. और एथिक्स में क्या आ जाता है? एथिक्स में ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम ट्रस्ट, ऑनेस्टी, स्पिरिचुअलिटी, इन सब के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दें. तो कंपनीज क्या करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स को स्टैब्लिश करती हैं जिनको हर एक एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना होता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का एक एथिकल वैल्यूज़ का स्टेटमेंट होता है जिनको उन्हें कंप्लाई करना पड़ता है. अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम एथिकल ट्रेनिंग में वो सेंड करते हैं ताकि वो एथिक्स को समझ पाए और एथिकल वैल्यूज़ को वो अपने बिहेवियर में इनकलकेट कर पाएँ. और टाइम टू टाइम ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी वो रिवॉर्ड्स देती हैं जो एथिकल बिहेवियर को अपने बिहेवियर में लेके आते हैं. तो इसी तरीके की कई एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में करता रहता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एथिकल सिस्टम को वो स्टैब्लिश कर पाएँ. तो क्लास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हमने पढ़ा कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, या दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज द नेचर ऑफ पीपल एंड द सेकंड वन इज द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द नेचर ऑफ पीपल में हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं या हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पीपल को हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं. तो इसमें 6 कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंस, perception, a whole person, motivated behavior, desire for involvement and values of the person. And the nature of organization में 3 concepts आ जाते हैं: social system, mutual system and ethical system. So this was all for today's lecture and next lecture में हम बात करेंगे यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक की, which is emerging trends और aspects और challenges in organizational behavior की. Thank you class and have a nice day.